हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम यहाँ तक आपको क्वेश्चन करवा चुके थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखो। वर्ग अंतराल 10 और 25 का आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। द क्लास सिंबल ऑफ क्लास इंटरवल 10 एंड 25 इज। और इसके लिए क्या बताया, क्लास बोले तो क्लास इंटरवल के लिए 10 + 25 डिवाइड बाई 2। ये कितना होता है, 25 + 10 कितना हो गया, 35 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 0.5। ठीक है, मतलब 17.5। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में होती है। एक क्या है, वर्त है, उसके सिरों पर, मतलब ये सिरा है और वर्त के व्यास, ये व्यास है इसका। ठीक है, डायमीटर है, ये डायमीटर पे टेजेंट, मतलब इनके पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो इनके पॉइंट पे टेजेंट ड्रॉ करते, ये और एक ये टेजेंट ड्रॉ करती, तो अब ये जो रेखा है, ये दोनों, ये वाली और ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी, बोले तो समांतर होगी। ठीक है, समांतर रेखा होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही आएगा, ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल लाइन। ठीक है, द टेजेंट लाइन ड्रॉ एट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ एंड्स ऑफ ये एंड्स। ठीक है, यहाँ पे और ये पैरेलल लाइन होगी। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 7। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है, क्या करें, साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर है। देखो डायरेक्ट इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये एक क्या है अपना घन, बोले तो क्यूब है ये। ठीक है, क्यूब। अब इस क्यूब के ऊपर आप एक अर्धगोला रखते हो आप। ठीक है, वो अर्धगोले का जो व्यास होगा, व्यास, वो इस पूरे की क्या होगी, घन की क्या होगी, साइड होगी। तो इससे इसका जो डायमीटर होगा, अर्धगोले का जो व्यास होगा, वो इसकी भुजा के बराबर होगा, जो इसकी एक साइड है। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। जो एक घन बनाया गया है ना, उस घन की जो एवरी साइड है वो कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो ये भी 7, तो ये 7 इसके ऊपर ही क्या रखा गया है, घन गोला रखा गया है, तो उसकी भी डायमीटर कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलो। 8वां, एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण का मान होगा। एक वर्त है, इस वर्त का चतुर्थांश ये हो गया, 4 हिस्से हो गए ना चतुर्थांश ये। तो 1 2 3 और 4, ये प्रत्येक का कितना होगा। अब एक जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के मतलब ये, इस पॉइंट के ईच क्वाड्रेंट, ये ईच क्वाड्रेंट मतलब ये और ये। ठीक है, तो ये आपको बताया, एक पॉइंट के चारों, एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनते हैं ना, ये एंगल अगर मैं बोलूँ तो इसके एंगल जो चारों तरफ एंगल बनते हैं वो 360 बनते हैं। 360 बनते हैं, तो इसको मैंने एक सर्कल था, सर्कल को कितने डिवाइड में भागा, 4। तो सर्कल की 4, तो 1 2 3 4, मैंने बताया 360 होता है, डिवाइड 4 से कर लो, कितना आ गया, 4 9 37 0, 90 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा, डी आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी याद रखना कितना कौन होता है ये। आगे चलो। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को उछाला जाता है तो क्या करें, 6 से बड़ा, एक पासे में कितने अंक होते हैं, देख आपको पता है ना, सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते हो आप, उसमें क्या होता है, एक होता है एक साइड, दूसरी साइड मान लो 6 होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे अगर मैं घन बनाना चाहूँ, ऐसा ही घन बनाना चाहूँ, ये इस पे मान लो 6 होते हैं, ये दूसरी साइड 1 होता है, फिर इधर 2 होते हैं, इधर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे। तो टोटल मैक्सिमम इतने कितने होते हैं, मैं इसको अगर नंबरिंग के माध्यम से बताऊँ, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर आ सकते हैं किसी पासे को, एक पासे को छालते हो आप तो क्या 6 से बड़ा 7 तो पासे में नहीं होता, आएगा कहाँ से। तो क्या कहता है कि टोटल परिमाण तो कितने हैं इसके, परिणाम तो कितना, टोटल रिजल्ट कितने, 6। और आ सकता है वो कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। अब 7 आ ही नहीं सकता, तो बोले तो 0, तो 0 में 6 का भाग दोगे तो 0, तो इसकी प्रायिकता आपका 0 आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि भाई 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कितनी बार आ सकता है, एक बार, कितने में से, 6 में से, तो 1/6 प्रायिकता हो जाती है। ठीक है,
ऐसे बोलना चाह रहा हूँ। आगे चलो, समांतर श्रेणी बोल अर्थमेटिक सीरीज आपको दे रखी है -3 -1/2 और 2, ठीक है ये। और 11 पद बताना है, तो आप बताओ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d an a11 ये ज्ञात करना है। a का मान कितना है -3, फर्स्ट वैल्यू होती है a क्या होता है फर्स्ट वैल्यू वो जो है -3। d क्या होता है d होता है -1/2 में से घटाना पड़ता है -3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का फोन में 1, तो एलसीएम हो गया 2 -1 प्लस और 3 दूनी 6, तो आ गई 5/2, ठीक है डी का मान। तो प्लस एन बोलो तो 11 -1 डी का मान 5/2, तो क्या आएगा ये 3 और प्लस 11 में से गया 10 और 10 को काटोगे तो 5 10 हो जाएगा और पचम 25, और 25 और 3 -3 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 22, है ना। तो 22 ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आगे चलो, सही कर देना। हाँ कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, बस जल्दबाजी में कोई गलती हो जाए तो, ठीक है। आगे चलो, तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन वगैरह करवा रखा है, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान है, प्रथम पद बताना, प्रथम पद पहला पद होता है, यहाँ पे क्या लिखना आपको 3, और सारवंत्र बोल दो डी, कॉमन डिफरेंस, तो डी क्या आएगा 1 में से 3 घटा देना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो कहाँ गया, हाँ देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो प्रथम पद तो यह आ गया 3, और 1 में से 3 घटाना है, तो 1 -3 क्या आ गया -2, तो यहाँ पे तो लिखना है -2 और यहाँ पे लिखना है 3, ये आपका यहाँ हो जाएगा। आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन, कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का हल क्या होगा। अब ऐसे निकालने मत लग जाना कि कोस 60 का वैल्यू बताओ फिर उसका स्क्वायर करो, फिर साइन 60 की वैल्यू बताओ उसका स्क्वायर करो, आएगा तो 1 ही, लेकिन आपको बता दो ना सर समीका पढ़िए ना आपने ये, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। ये थीटा और थीटा इक्वल हो ना, जैसे ये थीटा थीटा, तो क्या होता है वैल्यू 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना 1, ठीक है। और वैसे करोगे ना डिटेल से कि कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/4, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो √3 का 3 और 2 का क्या होगा 4, तो एलसीएम लोगे 4 4 4 और 1 और 3 को डायरेक्ट जोड़ देना, यह आ जाएगा 1, ठीक है। मेरी बात समझ गए होगे। आगे चलो, ज़्यादा स्पीड से तो नहीं हो रहा है भाई, पर समझ में आ जाएगा, आप पढ़े हो भाई पूरा। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू r² प्लस में h², r की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया आपका 100 का आ गया 10, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन, यहाँ लिख देना आप 10, ठीक है। जल्दी आगा, अब चुप ना हो जाएगी बरात जो कह दिया वीडियो बना रहा हूँ, कह तो हाथ ऊपर खड़ा कर देगा, मैं रोक लग करूंगा वीडियो। मैंने क्या बोला तुम कहने लगो, चुप रहे, बोलना रहा है बीच बीच में, अब बोलूंगा मैं, वो स्टार्ट ही करी थी, अब चुप रहो। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको बताइए, इसका आंसर आएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट चलो, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। माध्य ज्ञात करने का सूत्र मीडियन का फॉर्मूला क्या था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ठीक है। ये माध्यक का क्या होता है फॉर्मूला होता है। आगे चलो, फिर है उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुलक बोले तो इंग्लिश में मोड बोलते हैं उसको भाई, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, 1 मिनट रुको, जैसे छोटी क्लास में पढ़ा होगा 2 3 4 4 3 2 5 2 6
दो। अब इसका बहुलक पूछे तो दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, दो सबसे ज़्यादा बार आया तो वही क्या हो जाता है, बहुलक, वही क्या होता है, मॉड होता है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में रचित कोण का मान कितना होता है। देखो घड़ी की मिनट की सुई ऐसे होती है ना, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण बनाती है, 360 का, ठीक है। और एक घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो यहाँ से स्टार्ट चलना करे, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट अगर मैं बोलूँ, थोड़ा समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ 60 मिनट में जो कोण बना रही है वो कितना बना रही है, 360। तो 1 मिनट में कोण कितना बनाएगी, 360/60, जीरो जीरो कैंसिल आउट, और ये आ गया 6। तो 6 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो यहाँ लिखना 6 डिग्री, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है ना। तो असंभव जो मतलब घटित ही नहीं हो सकती, क्या लिख रहा है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, वो होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। उसकी इम्पॉसिबल, जैसे हमने बताया ना, अभी अभी बताया भाई, जैसे पासा था, पासे को जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तो आ सकता है पासे में। अगर आपसे पूछे 7 बताओ आएगा कि नहीं, 8 8 आने की प्रायिकता, तो ये इम्पॉसिबल वैल्यू है। तो ये ऊपर क्या होता है, नीचे तो क्या होता है, टोटल नंबर, और ऊपर कितने, जैसे मान लो 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है। जैसे मान लो 5 आता, 5 कितनी बार आ सकता है, 1 बार, तो 1/6 हो जाता। लेकिन पूछा ही 7 है, 7 आ ही नहीं सकता, तो उसके लिए 0। तो 0 में 6 का भाग दोगे तो 0। तो कहने का मतलब ये है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 1260 का अभाज्य गुणनखंड के घातांक के रूप में लिखो। तो इसको कैसे लिखोगे भाई, घातांक के रूप में, जैसे ये ऐसे 1260 ऐसे करना, 1260 में देखो मैंने बताया यूनिट डिजिट की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है, जाके देख सकते हो चैनल पे भाई, ठीक है। देखो 2×12, देखो हिंदी में बोलूँगा, अब पहाड़े तो स्पीड नहीं होती इंग्लिश में, ठीक है, समझ सकते हो। 2×3 = 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 2×3 = 2, 2×2, 2×5 = 10। अब 5 और 1 कितना होगा, 6, 6 और 3 9, 3 का डिवाइड चला जाएगा, 3×3 = 0, 3×5 = 15, फिर 3 से 3×3 = 9, 3×5 = 15, फिर 5×7 = 35, और 7×1 = 7, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब अभाज्य गुणनखंड बोले तो फैक्टर हो गया इसको। तो पेपर में लिखना ऐसे पड़ेगा इसको, जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 2/2 इंटू 3 कितनी बार आया, 3/2, और इंटू 5×7, ऐसे लिखना है बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, अब क्वेश्चन है ये कि 2x² + x + k का एक शून्य 3 है, तो k का मान बताओ। तो f(x) = 2x² प्लस में x प्लस में k। तो क्या होता है कि f(x) की वैल्यू दे दे, एक शून्य दे रखा है 3, तो 3 की वैल्यू रखो यहाँ पे 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k, और शून्य रखने पर उसके वैल्यू बराबर, जैसे ये रखते हैं ना, जो शून्य का आता है उसको इसमें रखते हैं तो बराबर में 0 आना चाहिए, तभी ये शून्य माना जाता है इसका, ठीक है। तो 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 3 और प्लस k = 0, 9×9 = 18, और प्लस में 3 = और सुनो 1 मिनट, यहाँ लिखो प्लस का k = 0। तो k की वैल्यू निकालोगे ना, तो 18 और 3 कितना, 21, 21 बराबर से इधर जाएगा, तो माइनस का 21, तो k की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 21, ठीक है। तो k का मान आएगा माइनस का 21, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये इसका देखो मैंने सॉल्यूशन कर रखे हैं, आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा, देख लेना इसको, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, तो इसे बीजगणित समीकरण में लिखो। तो 9 पेंसिल है, पेंसिल का रेट जो कॉस्ट है वो आप मान लो x रुपये, ठीक है, x रुपये, और पेन का जो मूल्य है वो मान लेना y। तो अब आपको इसको कैसे करना है,
इक्वेशन बना के समीकरण कैसे लिखनी है इसकी, 9x प्लस में 8y इज इक्वल टू में 54, ये इसका क्या आएगा, बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखना है आपको। थेल्स थ्योरम आपको मैंने बता रखा है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसमें क्या होता है, एडी, देखो आराम से यहीं बताता हूँ। जैसे इसको देखना है ध्यान से, एक मिनट को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको देखना आराम से, इसको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो क्या होता है इसमें, एडी ए से डी डिवाइड बाई बी या डी बी इज इक्वल टू में ए ई बटे में ई सी। ए डी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए डी की वैल्यू यहाँ पे, ए डी की वैल्यू दिख नहीं रही है, एक मिनट को भाई, ये ए डी की वैल्यू 2.7। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ ए डी अपॉन में डी बी ये वाला, और इज इक्वल टू में ए ई बटे में ई सी बटे में ई सी। तब ये वैल्यू देखो, ए डी की वैल्यू कितनी है, 2.7 अपॉन में डी बी इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना है डी बी, ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू कितनी रखी है, 3/2। ठीक है, तो एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो डी बी गुणा में 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.7। अब मैं किसकी वैल्यू निकालनी है, डी बी की वैल्यू। 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 3 डिवाइड में कर लो, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो 3×9 = 27। ठीक है, 3×9 = 27, लेकिन 0.9 आएगा। ठीक है, काटोगे तो, और 9×2 = 18, तो क्या आएगा, 18 को बोले तो 1.8 सेंटीमीटर, ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलो, देखो यहाँ पे इसका मैंने सॉल्यूशन आपको करवा रखा है, देख लेना आप अच्छे से, देखो ये। ठीक है, ऐसे यहाँ से आप देख के समझ जाओगे बस। ठीक है, देख लो, आगे चलो। ये क्वेश्चन समझ में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदु P है 3,4 और x अक्ष से दूरी बतानी है। देखो x अक्ष क्या होता है, ये x अक्ष, और ये क्या होता है, y अक्ष। x अक्ष पे ये कोई पॉइंट होंगे और ये y अक्ष पे कोई पॉइंट होंगे। तो x क्या लिख रखा है, P है 3,4, मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे है, तो 3,4 1 2 3 3 और 4, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 3,4। जो ये फर्स्ट होता है वो x की वैल्यू होती है, ये होती है वो y की वैल्यू होती है। तो बताओ x अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, ये पूछा, x अक्ष से दूरी लिखिए। x अक्ष कौन सा है, ये x अक्ष से ये दूरी कितनी है, ये बताना है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी बताना था। x अक्ष से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, x अक्ष से डिस्टेंस है आपकी 4, x अक्ष से डिस्टेंस कितनी है 4, यहाँ से यहाँ तक कितनी 4। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट देखो। जब यहाँ पर जैसे 3,4 है, आपको इस ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ। जब x अक्ष से दूरी पूछे ना, तो आप y की वैल्यू बता दो, और y अक्ष से दूरी पर पूछे तो x की वैल्यू बता दो। ठीक है, क्योंकि वो x अक्ष से दूरी पर होगी तो y की वैल्यू पूछेगा वो, और अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ, जब जैसे p है 3,4 है, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि x है ये y है। अगर पूछे ना कि x अक्ष से दूरी बताओ, x एक्सिस से आपको डिस्टेंस पूछे तो आप y की वैल्यू बता दो, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आप x की वैल्यू बता दो। ठीक है, समझ गए आप। 14 ये चौथा क्वेश्चन है, 5वां, कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होता है, 4πr², 3.14 मतलब 3.14 के बजाय
22/7 रख लो इंटू आर की वैल्यू है 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 22, 88। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर रखा है, आप देख लो इसको। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो आपका, मैंने करने की कोशिश किया पहले। ठीक है, ये होता है 4πr², और ये होता है, और ये मल्टीप्लाई करके बता दिया, आंसर आपको बता दिया 2464 होगा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई कितनी है, एच दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और 2πr एच दे रखा है 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन की आधार से त्रिज्या, यहाँ से क्या रखो 2π की वैल्यू और एच की वैल्यू रखो, तो किससे मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये कर रखा, आप देखो ये दे रखा था ना, एच की वैल्यू दे रखी है, 2π एच की वैल्यू दे रखी है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे जो जो दे रखी है, तो ओनली फॉर क्या निकलेगा, आर निकल जाएगा, आर की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। ठीक है, आगे चलो, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में। आगे चलो, और क्या है ये क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन। त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, एक वृत्त का एक चाप केंद्र से कितना डिग्री कोणांतरित करता है 60। कहना क्या चाह रहा है, देखो एक वृत्त है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है। तो एक चाप केंद्र पर कितना 60 डिग्री, ये जो चाप है ये आर्क है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे, है ना, सबटेंड करती है। तो आपको चाप की लंबाई बतानी, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, πr/180। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लगा के मैंने फुल सॉल्यूशन आपको करवा दिया। यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है, चाप की लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है πr/180। ये करना 44/3, तो ये आपका इस पॉइंट तक आंसर लेके आओ तो 14.6 सेंटीमीटर, ये इसका क्या है आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, 6 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया कितनी है, 2√3 मीटर लंबी है। तो सूर्य का 49 कोण बोले तो इफ द शैडो ऑफ 6 मीटर हाई पिलर इज 203 मीटर लॉन्ग, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। क्या कहना चाह रहा है कि एक खंबा है, खंबे की छाया कितनी है 2√3, और ये 6 मीटर का है, तो आपको थीटा बताना कितना होगा। तो आप क्या लगाओ tan थीटा क्या होता है लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है आपका 6, आधार कितना है 2√3, 2 से काटो 2 × 6, और 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 गुणा √3, तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा √3, और tan में √3 कितना का मान होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लो, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये देखो ये करा रखो, देखो ये समय मैंने बोला है लाल बटा मल्लम बटे में आधार, इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म में पेश हो गया। ऐसा किया मैंने बताया, यहाँ पे ये √3 कैसा आया, √3 कैसा आया मैंने बताया ना कि 3 को आप ले सकते हो √3 गुना √3, और नीचे क्या था √3, √3 से 1√3 काटा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है √3। ठीक है, बता ही दिया आपको। आगे चलो ठीक है, इस पेपर को भी कर लेना अच्छे से सभी, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है ये मान के चलो सेम टू सेम ऐसा पेपर आएगा। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल
20 मीटर ऊंचे नदी के पुल, ये 20 मीटर है। और अवनमन कोण कितना है इसका, एक नाव या नाव है, और अवनमन कोण क्या होता है ये, ठीक है। डी क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन एंगल, ये होता है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो ऑटोमेटिक है ये भी 30 डिग्री होगा। क्या होता है, एकांतर कोण होते हैं ना, ठीक है। और फिर चलो देखो मैं बता देता हूँ, ये देखो जेड क्या करते बन रहे हैं ये, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। हाइट कितनी है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है एक्स मान ली हमने, सपोज करिए। फिर टेन थीटा फॉर्मूला लगाया, क्योंकि एक्स कैलकुलेट करनी होगी ना, ये एक्स कैलकुलेट करनी है। तो टेन थीटा, अगर परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण कैलकुलेट करना पड़ता, तो साइन या कोस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा लंब बटा आधा, टेन थीटा कितना दे रखा 30 डिग्री, और लंब कितना था ये 20 है, आधा एक्स है। तो जैसे आपने टेन 30 का मान रखा 1/में √3 इज इक्वल टू 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 किया तो x, और 20√3 किया तो 20√3 मीटर हो गया, ठीक है। आगे चलो, अब अपना ये बच गया पार्ट नंबर, ये हो गया एक एक नंबर क्वेश्चन, छोटे छोटे हैं ये, ठीक है। इसको ऐसे ही करना है शॉर्टकट में, शॉर्टकट एंड स्वीट, जल्दी से देखो ये क्वेश्चन देखो, आपको पार्ट है बी, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे। चौथा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप अपने चैनल पे देखो, अच्छे से पढ़ा दिया है मैंने, बार बार नहीं कराऊंगा, ठीक है। जैसा फर्स्ट में करवाता हूँ ऐसे बार बार नहीं हो पाता, ठीक है। चैनल पे देखना, √2, √3, √5, √7 ये सब करवा चुका हूँ मैं। और इसमें से तो ये कन्फर्म है, ये क्वेश्चन तो लिख के ले लो भाई, ठीक है। आगे चलो, ये क्वेश्चन, ये दूसरी यूनिट मतलब फर्स्ट दूसरी चैप्टर का है ये, ठीक है। कि बस इसमें तो क्या है, बस सत्यता की जांच करनी है। इसमें तो ये निकालने भी नहीं है, ये वो होता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, उसका बस चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा ये काम करना है कि जैसे 6x² -7x और -3 ये लिखना है, और इसको ax² + bx + c से इसका कंपेयर करके a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू -3, ठीक है। ये करना है, आगे चलो ये आप कर लेना भाई। इस हाँ ये छठा क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। देखो छठा, सातवां, आठवां ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें है ये क्वेश्चन छठा, ये क्वेश्चन दे रखी, ये क्वेश्चन दे रखे, बस सोल्व करना है, ये नहीं पूछा कौन से मेथड से करो कौन से नहीं। तो इक्वेशन 1 है ना जो, उसको कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, ठीक है। 2 में मतलब 1 को 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे 3 का मल्टीप्लाई करो पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना इक्वेशन का, 3 इंटू एक्स करोगे 3x, 3 इंटू वाई करोगे 3y, ये ना 3 इंटू 1 करोगे तो 3, और इक्वल टू में 0। फिर इसको इसमें से लिख दिया, ये 3x 2x और -12। फिर साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हो ना, साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो अब देखो, तो ये साइन चेंज होते ये कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस का 3y और माइनस का 2y माना जाता है, माइनस का 5y हो गया। और ये प्लस का 3 है और प्लस का 12 है, तो प्लस का 15 हो गया। ये कैलकुलेशन आप कर लोगे भाई, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले के लिए कितने ही बता दो, पढ़ने वाले समझ पा रहे होंगे। y का मान 1 में रखने पर x इज इक्वल टू, देखो माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 2 हो गया, इधर जाएगा तो x बराबर 2 हो गया, ठीक है। फिर इक्वेशन ये है कि आपको एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, बोले तो ट्रेपेजियम दे रखा है, और इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि AO/BO CO/DO है, और जिसमें AB पैरेलल है किसके, DC के।
तो अब क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन बता रखा है कि इसको ई को तो ए ओ से मिला दो, ई को किससे मिला दो, ओ से। जैसे मिलाओगे ना तो देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल, देखो आराम समझना, अपने पास ये तो फैसिलिटी है कि अलग अलग कलर से आपको बता सकता हूँ। देखो तो एक तो ये ट्राइंगल लेना है अपने को, ये और ये, इसमें पहला लाइन कौन सी जाएगी, ये वाली, ठीक है। और एक ट्राइंगल अपन को लेना है ये वाला, ये और ये ट्राइंगल लेना है, इसमें ये पहला लाइन आ जाएगी। तो जब इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोले तो आधारभूत अनुपाती प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ठीक है, ये कोई सी भी बोल सकते हो, ये एक ही बात है। तो अगर इसको लगाएंगे हम तो ए ई बटे में ई डी, ए ओ बटे में ओ सी, ठीक है। और अगर बात करें कौन से की, इस वाले की, ये वाला, अब कौन सा बताया, ये, इसमें बात करेंगे तो क्या करेंगे, डी, ये डी ई बटे में ई ए और डी ओ बटे में ओ बी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इसको, देखो ये बात रही यहाँ पे, पहले तो रचना करने पर, और ये दिया हुआ है दो चीज़, तो एक व दो से ये तीनों जो लाइन है वो पैरेलल है। कौन कौन सी, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी थी, ये हमने रचना कर दी, रचना करने पर मतलब कि कंस्ट्रक्शन ये हमने अपनी तरफ से मानी है, ये है ना। तो फिर क्या, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इसका मतलब कि ए बी पैरेलल है ई ओ के, पैरेलल है डी सी के। अगर ये तीनों पैरेलल है तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब अपन को दो ट्राइंगल लेना है, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना है और एक ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो ये दो ये वाली साइड आएगी ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से हम इसको करेंगे, ठीक है। देखो ये एक तो ए डी भी लिया, उसमें बी पी टी थ्योरम लगा दी, एक डी ए सी लिया, इसमें बी पी टी थ्योरम लगा दी। अब इसको देखना थोड़ा ध्यान से, देखो यहाँ पे देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इस वाले में की बात करेंगे हम पहले, इस वाले की देखो ए ई बटे में ई डी बटे में ई टी, ठीक है। और ए ओ बटे में ओ सी या सी ओ, ठीक है। लिख ली समीकरण 3। ऐसे ही इसको देखो, सॉरी, देखो ऐसे ही इसको देखेंगे। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल, तो इसमें ये पैरेलल है, तो डी ई या ई डी बटे में ई ए या ए ई और डी ओ बटे में ओ बी, ठीक है, या बी ओ, डी ओ बटे में ओ बी, ठीक है। इसके बटे में ये, देखो ये बात आपको बार बार दिक्कत करेगी, मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया हो तो देख लो। अगर ये ऐसे पैरेलल लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, या अगर ये डी और ये ई है ना, तो ए डी के बटे में डी बी, ए ई के बटे में ई सी, अगर ये और ये पैरेलल है तो। और यही वजह थी कि हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, जिससे हम इस वाले ट्राइंगल में ये इसके बटे में ये, इसके बटे में ये कर सकें, और जब ये ट्राइंगल लें तो ये पहले इस लिख के कि इसके बटे में ये, इसके बटे में ये कर सकें, ठीक है। तो जैसे आप करोगे ये, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 ये बनेगी। इसको हमने क्या किया, पलट दिया है, इसको पलट दिया। तो क्योंकि ए ई अपन में क्या है, ई डी, ये दोनों बराबर, लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट और राइट भी क्या होंगे बराबर। तो ए ओ अपन में सी ओ, बी ओ अपन में डी ओ। लेकिन सीधे ये नहीं करना था, सीधे तो क्या करना है, ए अपन बी ओ। तो ए अपन बी ओ की करने के लिए बी ओ को नीचे ले जाओ और सी ओ को उधर ले जाओ, तो ए अपन बी ओ इज इक्वल टू सी अपन डी ओ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई, इसको अच्छे से पढ़ लो। इसमें ये अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज हुई है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, कहाँ पे था वो, देखो ये रहा कि एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। जैसे ही कहना चाह रहा है कि मान लो ये कोई निर्देशांक है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु,
एक्स एक्स पे कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो। अगर कोई वाई एक्स पे बिंदु होगा तो जीरो कॉमा वाई, ये याद रखना। अब इस बिंदु से कोई दो बिंदु दे के रखेगा, ये ए है और ये मान लो बी है। ए बिंदु है ये और बी बिंदु है ये दो बिंदु इससे समान दूरी पर है, ये मान लिया पी। तो ए पी बराबर में बी पी, ये दोनों बराबर है। तो ये हम इसके अकॉर्डिंग ये हमने कर दिया है। देखो ये कर रहा कि ये इसको पी को क्या मान लिया, एक्स कॉमा जीरो, ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, बीच की दूरी वाला डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट। तो इससे अंडर रूट कैंसिल आउट, ये वैल्यू रखनी है आपको, ये आपको खुद करना है भाई आप, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि बता चुका हूँ, इनमें थोड़ा सा बस सॉल्यूशन बताना था आपको, ठीक है। अब आगे देखो, इस वाले को देख लो, 9th क्वेश्चन। ये ए बी कितना 24, बी सी 7 और कोण बी कितना 90, साइन ए और साइन सी बताना है। इसमें एक समझाने की बात ये है कि मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जैसे मान लो आपने बोल दिया साइन ए बताओ, तो ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर आपने बोल दिया साइन सी बताओ, तो साइन सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इसको हम बताने की कोशिश करें तो देखो, साइन पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी कितना है 90 डिग्री, ए बी की वैल्यू क्या है 24 और बी सी की वैल्यू कितनी है 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो 25 आ गई। तो अब आपको निकालना क्या है, साइन है, साइन ए निकालोगे तो ए के इसके सामने क्या है लंब, और ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। साइन क्या होता है लाल बटा कक्का, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, 7 बटा 25। अगर साइन सी पूछेगा तो ये क्या है लंब, लंब अब कितना आएगा 24 और आधार कितना आ रहा है 7, तो कर्ण कितना आएगा 25, ये आएगा फिर 24 बटा 25। देखो साइन ए में और साइन सी में अंतर आ गया ना, तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ। देखो ये देखो, जब साइन ए की बात करोगे तो ये थीटा ये मान के तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जब साइन सी मानोगे तो ये सी मानोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये दो वैल्यू ऐसे निकलेगी भाई, पाइथागोरस से निकल गया और साइन ए और साइन सी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया कितनी है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है कि ज़मीन पर खड़ी, एक समतल ज़मीन पर खड़ी ये मीनार है जिसकी छाया कितनी हो जाती है 40 मीटर लंबी हो जाती है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 से कट कर, देखो उन्नयन कोण पहले तो कितना है, जैसे ये 60 है, 60 से कट कर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो इसकी ये दूरी है नहीं, ये दूरी हो जाती है 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो इसको करेंगे कैसे, तो आपका एच निकालना है, ठीक है। तो एच कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे डायग्राम बनाओ। इस क्वेश्चन में डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ये पहले 60 मैं बोला जो जितनी दीवार के पास में होगा उतना ही एंगल क्या होगा ज़्यादा होगा, जितने दूर जाओगे उतना एंगल क्या होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा। तो पहले ए बी सी लेना, फिर ए बी डी लेना है, ठीक है। ए बी सी में लंब बटे में आधार, ये लंब और ये आधार, इसमें लंब कितना एच, आधार है एक्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 60 का मान √3 होता है, बटे में एक करके आप पद गुणा करना, तो एच इज इक्वल टू √3x हो गया। और त्रिभुज ए बी डी में tan 30 क्या होता है, ये 30 आएगा ना tan 30, इसमें बड़े वाले में 30 और छोटे वाले में 60। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये रखा। एच हाइट है और इसी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी, ये तो x थी और ये 40, तो x प्लस में 40 ये रख दी। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो कितना आ गया, एक का गुना x प्लस 40 किया था x प्लस 40, अंडर 3 गुना h किया था अंडर 3h, और h की वैल्यू निकालोगे तो अंडर 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में गया, डिवाइड में ये समीकरण, ये भी h के बराबर निकाल लिया, ये भी h के, तो दोनों किसके बराबर h के, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट भी बराबर हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अंडर 3 गुना x अंडर 3 से किया तो अंडर 3 कितना होता है, अंडर 3 इंटू अंडर 3 3 हो जाता है, 3 हो गया 3x, एक का गुना x किया तो x, एक का गुना 40 किया तो 40। अब x को इधर लेके आओ तो 3x में से एक x गया 2x बराबर में 40, और 2x का मान x का मान निकालोगे तो 40/2 कितना आ गया 20 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, अंडर 3, तो यहाँ रहा ना अंडर 3 गुना x, x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 अंडर 3 आ गया, ठीक है। आगे चलो, और क्या था क्वेश्चन आगे इसका, तो ये अच्छा ये था, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती है, समांतर, ठीक है। तो इस वजह से करना भाई, वृत्त का व्यास ये है, वृत्त के व्यास के सिरे ये है, इन पे स्पर्शरेखा खींची जा रही है, तो ये बताना है कि समांतर है, समांतर होगी भाई, कैसे होगी देखो दिया है, पहले तो ये लिखना गिवन, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या O है तथा व्यास AB है, व्यास के सिरों पर दी गई स्पर्शरेखाएं क्या है, क्रमशः PQ और RS है, ठीक है। एक सर्किल है, उसका सेंटर पॉइंट O है, और डायमीटर क्या है AB है, एक मिनट, डायमीटर क्या है AB है, और जो अपना डायमीटर है उसके एंड्स पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो PQ और RS है। तो प्रूव करना है, प्रूव कर क्या करना है, PQ पैरेलल है RS के, और प्रूफ में क्या करना है, AB क्या है, वृत्त का व्यास है, AB इज डायमीटर ऑफ सर्किल एंड PAQ व RBS बिंदु A व B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये और ये स्पर्श रेखाएं। तो अब देखो, जब आपको पता होगा कि ये वृत्त है, वृत्त के साथ ये स्पर्श रेखा बनाई केंद्र के साथ, हमेशा ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90, तो मेरे को बात बताओ ये एंगल 90, ये भी कितना 90, ठीक है, ये 90, ये भी 90, ये 90, तो ये भी 90, ठीक है। और ये पूरी लाइन वैसे कितनी होती है, एक पूरी लाइन 180 की, जब मैं बोल रहा हूँ ये 90 तो ये भी 90, ये लाइन सीधी, ये लाइन भी बिल्कुल सीधी, ठीक है। और अगर दो ऐसे पैरेलल लाइन हो, तो पैरेलल लाइन हो, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एंगल क्या होते हैं, एकांतर कोण, ये और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, ये 90 डिग्री तो ये भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। और ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और ये बात कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि देखो ये लिख रहा है ना, एक ये भी 90 डिग्री, बस इतना लिखना है आपको, समझाने की बात इसमें यही है बस। पहले ये बताना है कि भाई एक वृत्त है, वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हो तो केंद्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, तो इधर स्पर्शरेखा खींचते हो तो वो भी केंद्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये भी 90 और ये भी 90। अब इस बात से ये पता नहीं लग रहा कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर दो लाइन समांतर है उनको तिर्यक रेखा काटे, तो ये जो एकांतर कोण होता है ना, ये और ये बराबर होने चाहिए, और इसमें है ये भी 90 और ये भी 90, तो ये भी 90 तो ये भी 90, तो इसका क्या ऐसा बोलना यहाँ पे। तो ये जेड की आकृति बनती है ना, ये जेड की शेप बनती है, ये है अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो बस इसमें यही कहना है कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, और इसमें ये 90 और ये भी 90 है, ठीक है। ऐसे बोल देना ये एंगल बोल देना, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ABC इज इक्वल टू ये PAB, ये एंगल क्या इक्वल है। जितना लिख रहा है ना इतना लिख दोगे तो भी आपके लिए सफिशेंट है, ठीक है। आगे चलो, देखो ये क्वेश्चन देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। इसको आप ऐसे देखो जल्दी से, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है।
और इसकी कैलकुलेशन मैंने बता रखी है, आप इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है भाई। आपको बस इतना ही करवाना है इसमें, मैं और तो क्या करूँ, ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, करना कैसे है वैसे बता रहा हूँ, वैसे इसमें मैं ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई इतनी और ऊंचाई इतनी। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, देखो ये सेंटीमीटर में दे दी, ये याद रखना बस। इस क्वेश्चन में क्या समझना है कि जब मीटर में दे रखे और एक सेंटीमीटर में दे दे, तो जो जैसे अभी सारी चीज़ किसमें, ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये दो चीज़ किसमें, मीटर में, तो इसको किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में, ठीक है। या फिर जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में, या जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर, मतलब एक में ही होनी चाहिए सारी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो ये पूरा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ n इंटू एक ईंट का आयतन इज इक्वल टू दीवार का आयतन, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये वाला ऐसे फॉर्मूला लगाना है। एक ईंट का आयतन का गुणे में n, ये पूछ रहा कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ये दीवार का आयतन इज इक्वल टू n गुणा ईंटों का आयतन। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वॉल्यूम ऑफ वॉल एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ईंट और इंटू n। तो जैसे आप करोगे, देखो ये कितना था, एक ईंट का आयतन 20 दे रखा, 10 दे रखा, 7.5, और जो देखो मीटर उसमें था ना, मीटर में 5 था और 3 था, और उसको गुणा किससे कर दिया, 100 से, क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। बस इतना है, मतलब इसमें क्या किया मैंने, जो मीटर में है उसको किस में बना दिया, सेंटीमीटर में, तो ये बना दिया। देखो तो एन का एन निकालना है तो इसको सबको ले जाओ डिवाइड में, ये काट पीट कर लोगे आप, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3000 ईंट की ज़रूरत होगी एक दीवार को बनाने के लिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इतनी दीवार बनाने के लिए 5000 ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। और है आपका ये 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन ये दे रखा, माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना इसमें। पहले इसको क्या लिखना है, आरोही क्रम में, मतलब कि असेंडिंग, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है इसको, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिख दिया, देखो देखो 1 2 4 6 15 20 24 28, तो टोटल नंबर कितने, 8 है। तो परीक्षणों की संख्या बोले तो, जो इसका परीक्षण बोले तो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 है, जो कि क्या E1 है। तो E1 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये n अपॉन में 2वां पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1वां पद, ठीक है। तो ये 8/2 बोले तो 4वां, और 8 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 9 5वां, 4वां प्लस 5वां पद जोड़ेंगे तो 4वां पद कितना है, ये देखो चौथा पद कितना है, 6 है, और 5वां पद 15 है, 6 और 15, 6 और 15 को जोड़ो, सॉरी 5 है, ये 1 मिनट रुकना भाई, ये गलत हो गया ना, ये 5 समझ के इसको कर दे, ये 15 है, 6 और 15, ठीक है। तो ये क्या, 6 और 15, इसको 15 करना, 15 और ये हो जाएगा 21, 21 में क्या आएगा, 2 एकम 2 और 0.5, तो 1.5 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। 1.5, 21 है नहीं, ये आएगा 10.5, 10.5, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। तो इसको करेक्ट सही कर लेना भाई, 10.5 इसका आंसर आएगा। और देखो विषम होता ना, ये विषम होता तो उसमें फिर बेटा यही करते, n+1/2, ठीक है। और देख लेते हैं n+1/2 का जो आंसर आता है वो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बात है लास्ट एंड फाइनल है आज की वीडियो का, क्वेश्चन यही होगा 15, ठीक है। दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, दोनों पासों के समान अंक प्राप्त होंगे, समान अंक प्राप्त होंगे, और दोनों पासों का अंकों का योग कितना होगा, 7। तो 2 पासों को फेंका जाएगा तो ऐसे एक टेबल बना लेना, ठीक है, ऐसे टेबल बना लेना, इससे आपका आसान काम हो जाएगा, और पेपर में बनाना है ये ज़रूर।
तो टोटल इसके जो रिजल्ट हैं वो कितने 36। अब पूछा क्या है, दोनों पासों में समान अंक है, दोनों पासों में समान अंक कब कब आ रहे हैं। देखो इस वाली लाइन में चलते जाओ, इसमें समान अंक आ रहे हैं 1,1 2,2 3 3 4 4 5 5, तो कितने हैं टोटल है 6, और टोटल रिजल्ट कितने हैं 36। 6 कम 6 6 6 36, ठीक है। तो 1/6 आ गया, तो 1/6 आ गया। दूसरे में क्या पूछा है, देखो दूसरे में आप पढ़ लो एक बार। दूसरे में पूछा है द सम ऑफ नंबर ऑफ बोथ डाइस विल बी 7, दोनों पासों में अंकों का योग कितना है 7, तो अंकों का योग 7 कब कब आ रहा है। इधर चलते जाओ, इधर 1 0 ये 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 और ये, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये वाली सीरीज ये, इसमें सभी में कितना आ रहा है 7 आ रहा नहीं। आप देखो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये 7, ये 7, ये 7 और ये, तो 1 2 3 4 5 6, 6/36, ये भी कितना 1/6 आ रहा है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब देखते हैं सी पार्ट को कभी फिर। आप बताना थोड़ा बहुत इसमें हेल्प हो रही नहीं, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं या इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो आप, ठीक है। आपकी तैयारी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन में वैसे डाउट हो तो उसको मेरे पास सेंड करना, मैं करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना होगा, थैंक यू।